Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Netflix by Hashim Zia. बेटा आज की क्लास के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग एक्सरसाइज नंबर 7.1 लेक्चर नंबर 5। आज की क्लास के अंदर हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को और क्वेश्चन नंबर 17 को सॉल्व करेंगे। मगर इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले इन क्वेश्चंस के अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा है उसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, आई कैन बेट यू वन थिंग, आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, आप दुनिया में कोई भी एप्टीट्यूड का टेस्ट दे दो, आप दुनिया में कोई भी इंटरमीडिएट का टेस्ट दे दो, वहां पे ये कॉन्सेप्ट लाजमी तौर पे पूछा जाएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। अब देखो दुनिया के अंदर आपने अक्सर ये लफ्ज सुना होगा, या क्वेश्चन नंबर 15 या 17 को जब पढ़ोगे वहां पे कॉन्सेप्ट होगा इन सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, सेंट्रॉइड का, सरकम सेंटर का। तो बेटा दुनिया के अंदर ये चार तरह की चीजें होती हैं जो कि आपके इंटर के एमसीक्यूज के अंदर भी आएंगी। ना सिर्फ इंटर के एमसीक्यूज के अंदर बहुत ज्यादा इसका टॉपिक आता है, बल्कि इंटर के क्वेश्चंस के अंदर भी आते हैं, शॉर्ट में भी डिटेल में भी, बल्कि साथ साथ कल को जब आप एप्टीट्यूड के अंदर जाओगे वहां पे भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग इंटर पे इसको समझते नहीं है, इंटर में इसके ऊपर मेहनत नहीं करते, बट बिलीव मी अगर आप मुझसे लेक्चर्स ले रहे हो आपकी एप्टीट्यूड की तैयारी भी मैं साथ साथ करवाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बेटा देखो हमारे पास दुनिया में चार तरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कहलाता है हमारे पास सेंट्रॉइड, एक कहलाता है हमारे पास इन सेंटर, एक हमारे पास कहलाता है ऑर्थो सेंटर, एक हमारे पास कहलाता है सरकम सेंटर। फिर सेंट्रॉइड के अंदर एक मीडियन का कॉन्सेप्ट होता है, इन सेंटर के अंदर हमारे पास एंगुलर बाइसेक्टर होता है, सही है ना, इन बाइसेक्टर भी उसको कहते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर भी कहते हैं। ऑर्थो सेंटर में एल्टीट्यूड होता है, सरकम सेंटर में राइट बाइसेक्टर होता है। अक्सर बच्चों को समझ में नहीं आता, अक्सर बच्चे अपने इंटर के अंदर किसी ढंग की टीचर से पढ़ते नहीं है, उन्हें कॉन्सेप्ट का आइडिया ही नहीं होता। हालांकि बिलीव मी ये चारों टॉपिक, ये चारों कॉन्सेप्ट बहुत ही मजे के हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और अगर आप मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो ना, मैं इन चारों को कहता हूं कि भाई मेरे चार दोस्त हैं, ये चार दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया में बहुत काम आएंगे। तो इन चारों दोस्तों की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। तो भाई देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे पास जो टॉपिक आता है उसका नाम है सेंट्रॉइड। सबसे पहले हम लोग एक सेंट्रॉइड को डिस्कस करते हैं कि सेंट्रॉइड दुनिया में क्या होता है। देखो अगर आपको इन चारों दोस्तों को समझना है ना, तो हमें एक ट्राइंगल का सहारा लेना पड़ता है। चाहे मुझे सेंट्रॉइड को समझना हो, चाहे मुझे दुनिया में इन सेंटर को समझना हो, चाहे ऑर्थो सेंटर को, चाहे सरकम सेंटर को, हमें कहीं ना कहीं ट्राइंगल को ड्रॉ करना पड़ता है। तो रिमेंबर दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग, अगर मैं चाहता हूं कि सेंट्रॉइड को सबसे पहले समझूं तो मैं अपनी बात का आगाज करूंगा एक ट्राइंगल से। सारी बातें भूल जाओ, अभी सेंट्रॉइड पे बस फोकस करो कि भाई सेंट्रॉइड होता क्या है। देखो दुनिया के अंदर अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल को ड्रॉ करूं, भाई ट्राइंगल की खास बात क्या होती है, दुनिया में कोई भी ट्राइंगल होगा उसके पास तीन वर्टिसेस होंगे। वर्टिसेस का मतलब होता है ट्राइंगल के कोने। वर्टिसेस किसे कहते हैं? ट्राइंगल के कोनों को, सही है ना। लेट सपोज मेरे पास ये वर्टेक्स ए आ रहा है, यहां पे वर्टेक्स बी आ रहा है, यहां पे वर्टेक्स सी आ रहा है। अब जरा गौर से बात को समझिएगा, दुनिया में अगर कोई भी ट्राइंगल आपके पास एग्जिस्ट कर रहा है, आपने ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकाली इस तरीके से, आपने ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकाली इस तरीके से कि वो लाइन अपोजिट साइड को जाके सिर्फ बाइसेक्ट करे। यानी कि आपने ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकाली इस तरीके से कि ये लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। ऐसी लाइन को दुनिया में कहा जाता है मीडियन। तो याद रखिएगा बेटा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रॉइड, इंसेंटर, ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर का। इसमें आपको मैं कुछ एमसीक्यूज कवर करवाऊंगा, ये एमसीक्यूज आपके पेपर के अंदर बेतहाशा पूछे जाते हैं। हर कंसेक्यूटिव ईयर के अंदर इस टॉपिक से एक से दो एमसीक्यूज आते हैं। एप्टीट्यूड के अंदर कोई दुनिया का यूनिवर्सिटी ऐसी नहीं है जो इस टॉपिक के ऊपर एमसीक्यूज ना पूछे। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ साथ नोट डाउन करिएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट करता हो, अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं इस तरीके से कि बेटा ये लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसी लाइन को दुनिया में हम क्या कहते हैं? मीडियन। और चूंकि ये वर्टेक्स ए से निकली है इसलिए इसका नाम क्या होगा? मीडियन ऑफ ए। बात को दोबारा समझो, मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि भाई मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं, मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं इस तरीके से, इस तरीके से कि ये लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसी लाइन को मैं इसमें क्या कहते हैं? मीडियन। यानी कि आसान भाषा में मीडियन की डेफिनेशन क्या होती है? मीडियन दुनिया के अंदर वो लाइन है, क्या कह सकता हूं? अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल व्हिच बाइसेक्ट द साइड इज कॉल्ड मीडियन। जल्दी से डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहो मीडियन की, तो जो मैंने उर्दू के अंदर, हिंदी के अंदर डेफिनेशन बताई उसको अंग्रेजी में तर्जुमा क्या होगा कि भाई मैंने उर्दू में आपको क्या बताया, मीडियन किसे कहते हैं कि अगर आप वर्टेक्स से एक लाइन निकालो, वो लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में जस्ट तकसीम कर दे, दो बराबर हिस्सों के अंदर तकसीम कर दे अपोजिट साइड को, ऐसी लाइन को दुनिया में मीडियन कहते हैं। तो भाई इसकी इंग्लिश के अंदर डेफिनेशन क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक लाइन सेगमेंट जो कि वर्टेक्स से निकले, अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल के ऊपर जाए और अपोजिट
अपोजिट साइड पे जाके बाइसेक्ट कर दे। मैथ्स के अंदर बाइसेक्ट का मतलब होता है बराबर हिस्सों में तकसीम करना। जब मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने तब भी आपको बात बताई थी कि बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मिड पॉइंट, यानी कि अपोजिट साइड को एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। तो इसको क्या कहते हैं, मीडियन। यानी कि अलाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। तो भाई लेट सपोज अगर मुझे वर्टेक्स सी का मीडियन निकालना है तो वर्टेक्स सी का मीडियन क्या होगा कि देखो मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं इस तरीके से कि ये लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे, मीडियन बोलेंगे। ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे बेटा, मीडियन बोलेंगे। और चूंकि ये वर्टेक्स सी से निकली है इसीलिए इसका नाम क्या होगा, मीडियन ऑफ सी। क्या होगा बेटा, मीडियन ऑफ सी। अब जहन में क्वेश्चन आता है सर हम तो सेंट्रॉइड को डिस्कस कर रहे थे, ये मीडियन क्या होता है। तो भाई मीडियन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, मीडियन किसे कहते हैं, दुनिया के अंदर कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट करता हो, किसी भी तरह का ट्राइंगल, अगर वर्टेक्स से मैं एक लाइन निकालता हूं इस तरीके से कि वो लाइन अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसी लाइन को मैथ्स में कहा जाता है मीडियन। तो सर ये सेंट्रॉइड क्या होता है, जरा बात को गौर से समझिएगा। दुनिया में ऐसे पॉइंट का होना जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम मीडियंस मीट करते हैं, दुनिया में एक ऐसे ट्राइंगल का होना जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम मीडियंस मीट करते हैं, उस पॉइंट को मैथ्स में कहा जाता है सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन क्या होती है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द सेंट्रॉइड। द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द सेंट्रॉइड। यानी कि भाई दुनिया के अंदर अगर कभी भी तमाम के तमाम मीडियंस किसी एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, दुनिया के अंदर किसी भी ट्राइंगल के अगर तमाम मीडियंस एक पॉइंट पे मीट करते हैं तो ऐसे पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा, सेंट्रॉइड कहते हैं। अब देखो इस टॉपिक के अंदर आपको दो एमसीक्यूज कवर हो गए, ये दो एमसीक्यूज पेपर में बहुत आएंगे कि भाई अक्सर वो पेशतर पेपर में आ जाता है मीडियन क्या होता है, एमसीक्यूज अक्सर इसका आ जाएगा कि भाई मीडियन क्या होता है। तो याद रखिएगा मीडियन वो लाइन है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड को सिंपल जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर सकती है। अच्छा, बहुत सारे बच्चों के जहनों में कुछ कंफ्यूजन होती है, उनको लगता है कि सर क्या 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म होगा और ब्ला ब्ला। भाई जरूरी नहीं है, हमेशा याद रखिएगा मीडियन की सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन होती है कि वर्टेक्स से लाइन का निकलना और अपोजिट साइड पे जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर देना। मैंने यहां पे किसी एंगल का जिक्र नहीं करा, मैंने कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करी, मैंने जितनी टू द पॉइंट बात करी बस वही मीडियन की डेफिनेशन है कि वर्टेक्स से लाइन निकलेगी अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करेगी, इसको मीडियन कहते हैं। और दुनिया में वो पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम मीडियंस मीट करते हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। या फिर अक्सर पेपर में एक और जुमला होता है, पेपर में हमेशा एक और जुमला भी आप देखोगे, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन। तो भाई पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, इस चीज को हमेशा जहन में रखिएगा, आगे चल के वैसे पढ़ाऊंगा भी। दुनिया में कभी भी दो पॉइंट्स अगर दो लाइनें एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। अगर दो से ज्यादा लाइनें एक पॉइंट पे मीट करती हैं तो बेटा इसको पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी कहते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है, कभी कभार एग्जामिनर पेपर में कह देता है पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन इज टर्म्ड एज। अब बच्चा सोचता है सर सर हाशिम ने तो पढ़ाया था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है सेंट्रॉइड, सर यहाँ पे तो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पूछी हुई है। तो भाई बात एक ही है, मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलूं या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बोलूं बात एक ही है। दो से ज्यादा लाइनें अगर एक पॉइंट पे मीट करती हैं उसको हम कॉन्करेंट पॉइंट कहते हैं, कॉन्करेंसी का पॉइंट कहते हैं। सही है ना भाई, सेंट्रॉइड की डेफिनेशन समझ में आती है। सेंट्रॉइड की डेफिनेशन मैंने क्या बताया भी, क्या होती है, वो पॉइंट दुनिया में जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम मीडियंस आपस में मीट करते हैं उसको सेंट्रॉइड कहा जाता है। और मीडियन क्या होता है, मीडियन बेसिकली वो लाइन है जो वर्टेक्स से निकलती है और अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है। आपके लगे हाथों दो एमसीक्यूज कवर करवा दिए। अब तीसरा एमसीक्यूज देखो, सेंट्रॉइड का दुनिया में फॉर्मूला होता है, यानी कि भाई हमारे पास कभी भी अगर मुझे सेंट्रॉइड के पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है, इस एक्स कॉमा वाई की वैल्यू को अगर मुझे फाइंड करना है तो सेंट्रॉइड फाइंड करने का दुनिया के अंदर बेटा फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। सेंट्रॉइड का दुनिया में फॉर्मूला क्या होता है कि भाई एक्स निकालने के लिए, एक्स के लिए फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3, और सिंपल तरीके से नीचे डिवीजन में होता है 3 का 3। और y के लिए फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 प्लस का y3 डिवाइडेड बाय 3। y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 प्लस का y3, और नीचे डिवीजन में आ जाता है 3 का 3। बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो मैं क्या कह सकता हूं, x कॉमा y की वैल्यू क्या होती है, सिंपल तरीके से क्या फॉर्मूला होता है भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ा था उसमें बस एक कोऑर्डिनेट का और इजाफा कर रहे हो, सेम फॉर्मूला है। क्या बन जाएगा, x1 प्लस का x2
प्लस का x3, नीचे डिवीजन में 3 आ जाएगा, कॉमा के बाद यहां पर आ जाएगा सिंपल y1 प्लस का y2 प्लस का y3, और नीचे डिवीजन में क्या आ जाएगा 3 का 3। क्लियर है बेटा, ये सेंट्रॉइड का सिंपल सा फॉर्मूला होता है। रिमेंबर दिस थिंग, सेंट्रॉइड के अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं होती, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आपका जो भी ट्राइंगल है ना बेटा, इस ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं, यानी कि लेट सपोज जो वर्टेक्स ए है वो x1 y1 होता है, जो सेकंड वर्टेक्स होता है उसको हम x2 y2 कहते हैं, जो थर्ड वर्टेक्स होता है उसको हम x3 y3 कहते हैं। यानी कि भाई फॉर्मूले में जो x1 x2 x3 आ रहा है, y1 y2 y3 आ रहा है, सिंपल ट्राइंगल के वर्टिसेस को डिनोट कर रहा है। मैं भी आगे चल के इसके क्वेश्चंस भी आपको दिखाऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये हमारा पहला दोस्त था, अच्छा लगा ना दोस्त? बेटा बेटा याद रखिएगा, मैं हर दफा जब अपने एप्टीट्यूड की क्लासेस में बैठा हुआ होता हूं, वहां पे तो ए लेवल्स का बच्चा भी होता है, वहां पे फेडरल का बच्चा भी होता है, वहां सिंध बोर्ड का बच्चा भी होता है, तो यकीन मानो मैं बच्चों को शर्म दिला देता हूं कि भाई तुमने इंटर में क्या पढ़कर आए थे, अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता हुआ तो। भाई अक्सर 99% बच्चे को इंटर के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, सेंट्रॉइड का, इन सेंटर का, ऑर्थो सेंटर का, सर्कम सेंटर का। तो रिमेंबर दिस थिंग, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सिर्फ फॉर्मुले करेक्ट नहीं मारने इंटर में, आपको बैक साइड की स्टोरी पता होनी चाहिए कि एमसीक्यू उसके अंदर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अगर आपने तरीके से बैठ के मुझसे मैथ्स का लेक्चर ले लिया, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि बेटा आप 99% एमसीक्यू को डायरेक्टली अटेम्प्ट कर सकते हो अपने इंटर के अंदर, कोई मुश्किल बात ही नहीं है उसके अंदर। देखो भाई सेंट्रॉइड कवर कर लिया, अब सेकंड टॉपिक आता है हमारे पास इन सेंटर का। सेकंड नंबर पे बेटा हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट आता है? इन सेंटर का। मैं अक्सर बच्चों से एक मजाक करता हूं कि भाई इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर तुम्हारे पास दुनिया में क्या होता है? सर्कल में ट्राइंगल का होना या ट्राइंगल में सर्कल का होना। अक्सर बच्चे परेशान हो जाते हैं, अरे सर ये तो आपने हमें कंफ्यूज कर दिया। अरे भाई कोई कंफ्यूज नहीं करा, बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप अक्सर देखोगे आपके पास क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर इन सेंटर के हवाले से या फिर एंगुलर बाइसेक्टर के हवाले से, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। हालांकि भाई मुझसे तालीम हासिल कर रहे हो, याद रखिएगा ये एमसीक्यूज में बहुत आता है इन सेंटर का टॉपिक। मैं अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए पता है क्या कहता हूं? जब कभी मैं एप्टीट्यूड के अंदर कहीं भी पढ़ा रहा होता हूं, मैं कहता हूं इन सेंटर क्या है? सर्कल में ट्राइंगल है, ट्राइंगल में सर्कल। 99% बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो भाई इन सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? अगेन एक ट्राइंगल से समझेंगे, अभी सारी बातें भूल जाओ, सर्कल वर्कल सब भूल जाओ। इन सेंटर क्या होता है? इन सेंटर समझने के लिए हम एक ट्राइंगल का सहारा लेंगे। इन सेंटर समझने के लिए अगेन हम ट्राइंगल का सहारा लेंगे। ट्राइंगल का सहारा क्यों लेंगे? मैंने आपको क्या बताया था? मेरे 4 दोस्तों की कहानी है। ये मेरे 4 बिगड़े हुए दोस्त हैं जिनको समझाना बड़ा जरूरी है आपको। तो पहला सेंट्रॉइड समझ लिया, अब इन सेंटर समझ रहे हैं। इन सेंटर क्या होता है बेटा? देखो गौर से, इन सेंटर को समझाने के लिए अगेन मैंने एक ट्राइंगल का सहारा लिया। अब देखो मुझे पता है ट्राइंगल के अंदर कितने वर्टिसेस होते हैं? 3 वर्टेक्स होते हैं, एक वर्टेक्स ए, एक वर्टेक्स बी, एक वर्टेक्स सी। वर्टेक्स का मतलब ट्राइंगल के कोने। अब देखो इन सेंटर के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है? इन सेंटर में कॉन्सेप्ट ये होता है कि कभी भी आप अगर ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालो, अगर आप कभी भी दुनिया में ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालो और वो लाइन इस तरीके से निकालो कि भाई तुम्हारे पास जो भी तुम्हारा वर्टेक्स के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा था, ये लाइन एग्जैक्टली एंगल को बाइसेक्ट करते हुए जाए। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर इसका मतलब क्या हुआ? भाई मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट देता हूं। लेट सपोज मेरे पास एक ट्राइंगल है और यहां पे मेरे पास इस वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ना, फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। जरा बात समझिएगा, अगर मेरे पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के अंदर जो वर्टेक्स के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री का है, मैं आपसे कहता हूं कि यार बचपन में वो आपने डी कंपास देखा था ना, डी आपके कंपास बॉक्स एक होता था, उसमें एक कंपास होता था जो आगे वाले को आप चुभोने के लिए इस्तेमाल करते थे। हाँ भाई सारे बच्चों ने आगे वाले को चुभोया होगा। उसमें एक शेप होती थी डी वाली शेप, उस डी वाली शेप से आप एंगल्स देखते थे। तो बेटा देखो लेट सपोज एक ट्राइंगल है, उसमें 60 डिग्री का एंगल है, तो भाई मैं डी को यहां पे रखता हूं इस तरीके से कि मैं इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करूं। मैं इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करता हूं कि वर्टेक्स के ऊपर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा था वो एंगल एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए। यानी कि अगर ओरिजिनल एंगल 60 डिग्री का था तो मैंने भैया इस तरीके से अपनी लाइन को ड्रॉ करा कि 60 डिग्री का एंगल इक्वली 30-30 में ब्रेक हो गया। कहने का मकसद क्या है कि भाई इन सेंटर के अंदर कॉन्सेप्ट ये होता है कि वर्टेक्स के ऊपर आप इस तरीके से एक लाइन फॉर्म करते हो कि वो लाइन वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को बाइसेक्ट करती है और अपोजिट साइड पे जाके टच करती है। अपोजिट साइड पे वो बाइसेक्ट नहीं करती, भाई नॉर्मल सी बात है, अपोजिट साइड को जाके बस टच कर रही होती है। अपोजिट साइड का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है? वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा था उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो ऐसी लाइन को दुनिया में कहा जाता है इंटरनल बाइसेक्टर या एंगुलर बाइसेक्टर। ऐसी लाइन को दुनिया में क्या कहा जाता है? इंटरनल बाइसेक्टर, या फिर इसका एक और नाम होता है एंगुलर बाइसेक्टर। क्या कहते हैं बेटा इसको? एंगुलर बाइसेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि भाई ये एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है। यानी कि लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं वर्टेक्स बी से एक लाइन इस तरीके से बनाता हूं कि ये लाइन वर्टेक्स बी के ऊपर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा है उस एंगल को एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम कहते हैं एंगुलर बाइसेक्टर या इंटरनल बाइसेक्टर। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं बेटा? इंटरनल बाइसेक्टर। और इंटरनल बाइसेक्टर की खास
खास बात क्या है, जो वर्टेक्स बी से बन रहा है तो ये इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी कहलाएगा। सिमिलरली बेटा देखो, अगर मैं वर्टेक्स सी से एक लाइन ऐसे निकालूं, अगर मैं वर्टेक्स सी से एक लाइन ऐसे निकालूं कि ये लाइन वर्टेक्स के ऊपर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा था उसको एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहेंगे, इंटरनल बाइसेक्टर। और चूंकि वर्टेक्स सी से निकल रहा है इसीलिए इसका नाम क्या होगा, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी। याद रखिएगा, अक्सर बच्चे यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। वो अपने आप को आइंस्टाइन की जो है ना डायरेक्ट औलाद समझते हैं, वो अपने आप को न्यूटन के खानदान से समझते हैं। वो कहते हैं कि सर भाई, इंटरनल बाइसेक्टर अगर वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रहा है, तो सर वो अपोजिट साइड पे जब हिट करेगा तो वहां पे भी तो सर वो इक्वली हिस्सों में काटेगा ना। तो भाई आप इस डायग्राम को देखो, मैंने जानबूझकर डायग्राम आपके सामने बनाई है। आपको इस डायग्राम को देख के लग रहा है कि भाई अपोजिट साइड दो बराबर हिस्सों में तकसीम हुई है, या मैंने ऐसी कोई बात करी है यहाँ पे, नहीं करी ना। तो खुद से नहीं सोचना बेटा, खुदारा मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कॉन्सेप्ट में अपनी मर्जी की सपोजिशन नहीं करनी। जो मैं आपको टू द पॉइंट बात पढ़ा रहा हूं उसको पहले समझो, फिर उसको अप्लाई करेंगे, फिर मल्टीपल एमसीक्यूज के साथ जब मिक्स करके पढ़ाऊंगा तो आपको बड़े मजे से बातें समझ में आएंगी। कि देखो इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है। इंटरनल बाइसेक्टर दुनिया के अंदर तुम्हारे पास किसी भी किस्म का ट्राइंगल हो, लेट्स सपोज तुम्हारे पास एक ये ट्राइंगल आ रहा है, तुम्हारे पास ये ट्राइंगल आ रहा है, इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है। इंटरनल बाइसेक्टर दुनिया के अंदर ऐसी लाइन को कहा जाता है जो वर्टेक्स से जब निकलती है, जो जब वर्टेक्स से निकलती है और वर्टेक्स के ऊपर बनने वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही होती है। ऐसी लाइन को मैथ्स में क्या कहा जाता है, इंटरनल बाइसेक्टर। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वर्टेक्स बी से मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, मगर वर्टेक्स बी पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये लाइन उसको बाइसेक्ट करते हुए जा रही है, यानी कि वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये लाइन उसको बाइसेक्ट कर रही है, उसको दो बराबर हिस्सों में काट रही है। ऐसी लाइन को मैथ्स में क्या कहते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ बी कहेंगे। सिमिलरली देखो, वर्टेक्स सी से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं इस तरीके से कि वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा था ये लाइन उसको बाइसेक्ट करते हुए जा रही है वर्टेक्स के ऊपर। लेट्स सपोज मैं कहता हूं वर्टेक्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल था, तो भाई वर्टेक्स पे अगर 90 डिग्री का एंगल था, मैं इस तरीके से लाइन को फॉर्म करता हूं कि ये जो 90 डिग्री का एंगल है एग्जैक्टली दो बराबर हाफ हिस्सों में तकसीम हो जाए। फॉर एग्जांपल यहां पे एंगल है लेट्स सपोज 30 डिग्री का, मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ करता हूं कि भाई मेरे पास जो वर्टेक्स के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा है एग्जैक्टली दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो 30 का आधा यानी कि 15 इधर 15 इधर। बात समझ में आती है भाई। ऐसी लाइन दुनिया के अंदर जो वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को तो बराबर हिस्सों में तकसीम करे उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। याद रखिएगा, इंटरनल बाइसेक्टर होता क्या है, इंटरनल बाइसेक्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। इंटरनल बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट ये होता है, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल which bisect the angle on the vertex is known as the internal bisector। देखो जितनी मैंने हिंदी में आपको एक्सप्लेनेशन दी, आपको सिंपल इंग्लिश में डेफिनेशन बता दी। डेफिनेशन के रट्टे नहीं मारने होते मैथमेटिक्स के अंदर। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको डेफिनेशन रट्टे नहीं मारने की जरूरत। क्या होता है भाई कॉन्सेप्ट, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल which bisect the angle is called the internal bisector of a triangle। तो भाई मैंने जितनी बातें आपको हिंदी में समझाई उसका मैंने इंग्लिश के अंदर तर्जुमा भी कर दिया कि अगर इंग्लिश की डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख देना ऊपर कहीं पे। भाई अगेन इंग्लिश की डेफिनेशन के रट्टे नहीं मारने, एमसीक्यूज के अंदर आएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वैसे ही आप लिख सकोगे। तो क्या कहा मैंने कि वर्टेक्स से एक लाइन निकले जो लाइन अपोजिट साइड को जाके हिट करे, मगर वर्टेक्स में बनने वाले एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। और हमारे पास इन सेंटर क्या होता है, अब कॉन्सेप्ट यहां पर आता है। तो सर ये इन सेंटर क्या होता है, रिमेंबर दिस थिंग, दुनिया के अंदर उस पॉइंट का होना, दुनिया के अंदर उस पॉइंट का होना जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। दुनिया के अंदर एक ऐसे पॉइंट का होना जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं, तो मैं क्या कह सकता हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द इन सेंटर। तो बेटा देखो इन सेंटर क्या होता है, अभी बातों बातों में 4 एमसीक्यूज पढ़ा दिए बेटा, ऊपर 2 पढ़ाए थे नीचे 2 पढ़ा दिए। तो भाई मेरी पेस के साथ, मेरी स्पीड के साथ, मेरे जज्बे के साथ आपने अपने आप को बरकरार रखना है। तो बेटा देखो इन सेंटर क्या होता है, दुनिया के अंदर वो पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर्स आपस में मिलाप करते हैं, दुनिया के अंदर वो पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम बाइसेक्टर्स आपस में मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर का पॉइंट। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द इन सेंटर। मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी बात एक ही होती है। तो भाई दुनिया में वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं उसको हम बेटा क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इन सेंटर का पॉइंट होना। अच्छा, इन सेंटर का फॉर्मूला भी बड़े मजे का होता है। इन सेंटर का जो पॉइंट होता है ना, इसको फाइंड करने का दुनिया में फॉर्मूला एग्जिस्ट करता है। आपको कभी भी अगर
इन सेंटर के पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है एक्स कॉमा वाई की। तो इन सेंटर का जो पॉइंट है ना, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्स के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल तरीके से ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री, और नीचे डिवीजन के अंदर आता है सिंपल ए प्लस का बी प्लस का सी। मुझे पता है अभी आप सोच रहे होंगे सर ये एबीसी क्या है, मैं बाद में बताता हूं भी, क्लियर है। अच्छा, हमारे पास y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y के लिए फॉर्मूला होता है ए वाई वन प्लस का बी वाई टू प्लस का सी वाई थ्री, और नीचे डिवीजन में क्या होता है, सिंपल a प्लस का b प्लस का c। यानी कि देखो बेटा, आपके पास दुनिया में जो इन सेंटर का पॉइंट निकालने का फॉर्मूला है वो ये है। तो मैं तमाम बातों को जल्दी से रिपीट कर देता हूं, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर फॉर्मूला एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले इन सेंटर के टॉपिक में हमने क्या पढ़ा, इंटरनल बाइसेक्टर। तो बेटा देखो, इंटरनल बाइसेक्टर किसे कहा जाता है, दुनिया के अंदर कभी भी किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर आप वर्टेक्स से एक लाइन निकालो जो लाइन अपोजिट साइड को जाके हिट कर रही है, मगर वर्टेक्स के ऊपर जो भी एंगल फॉर्म हो रहा था उसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, ऐसी लाइन को इंटरनल बाइसेक्टर कहते हैं। और दुनिया के अंदर वो पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इन सेंटर का पॉइंट। इन सेंटर का अगर आप फॉर्मूला देखो तो यहां पे फॉर्मूला होता है, एक्स के लिए फॉर्मूला ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। वाई के लिए होता है ए वाई वन प्लस का बी वाई टू प्लस का सी वाई थ्री डिवाइडेड बाय ए प्लस बी प्लस सी। अब जहन में क्वेश्चन आता है, सर ये ए बी सी क्या होता है, तो भाई उसके लिए मैं आपको एक ट्राइंगल बता देता हूं। लेट सपोज हमारे पास ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी किसे कहते हैं, जरा वो समझ लीजिएगा कि भाई फॉर एग्जांपल आपके पास एक ट्राइंगल है, ये आपका वर्टेक्स ए आ रहा है, ये आपका वर्टेक्स बी आ रहा है, ये आपका वर्टेक्स सी आ रहा है, सही है ना। तो भाई हमारा जो वर्टेक्स होता है ना, इसके ऊपर जो पॉइंट गिवन होता है ये आपका x1 y1 होता है। वर्टेक्स बी के ऊपर जो आपके पास पॉइंट होगा इसको हम x2 y2 बोलेंगे, और वर्टेक्स सी के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट होगा उसको हम x3 y3 बोलते हैं। अब देखो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या होता है, वर्टेक्स ए के जो अपोजिट साइड होती है, आसान भाषा में वर्टेक्स ए की जो साइड लेंथ होती है, वर्टेक्स ए की साइड लेंथ का मतलब क्या है, यानी कि वर्टेक्स ए की जो अपोजिट साइड है ना, इस साइड का जो डिस्टेंस है, इस साइड की जो लेंथ है, उसको स्मॉल ए से डिनोट किया जाता है। वर्टेक्स बी के जो अपोजिट साइड है, वर्टेक्स बी के जो अपोजिट साइड है, इसको वर्टेक्स बी की साइड लेंथ भी कहते हैं। जब हम ज्योमेट्री का टॉपिक पढ़ रहे होंगे एप्टीट्यूड लेवल पे तब समझाऊंगा। वर्टेक्स बी की जो साइड लेंथ है इसको स्मॉल बी कहते हैं, वर्टेक्स सी की जो साइड लेंथ होती है उसको स्मॉल सी कहते हैं। यानी कि ये जो स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी होते हैं ना, बेसिकली ये आपके पास साइड्स का डिस्टेंस होते हैं। क्या होते हैं बेटा, साइड्स का डिस्टेंस होते हैं। तो इन सेंटर का जो कॉन्सेप्ट होता है, इन सेंटर का जो क्वेश्चन होता है, तकरीबन हर दूसरे साल शॉर्ट के क्वेश्चंस के तौर पे आता है। उसके पीछे रीजन ही क्या है कि भाई लंबा क्वेश्चन होता है। तो इन सेंटर का जो टॉपिक होता है ना, ये शॉर्ट के अंदर बहुत पूछा जाता है, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन होता है कि पहले आपको बारी बारी तमाम साइड्स की लेंथ निकालनी होती है, उसके बाद फिर आप सिंपल तरीके से फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लॉट करते हो, फिर सिंप्लीफिकेशन करवाते हो। तो याद रखिएगा, कितनी बातें करी हैं, सारी बातों को जल्दी से एक बार रिकैप करवा देता हूं, परेशान मत हो जाइएगा भाई, बहुत मजे का टॉपिक है। देखो मेरे चार दोस्तों की कहानी है, दो दोस्त अभी हुए हैं। सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड हमारे पास एक ऐसे ट्राइंगल पे ऊपर फॉर्म होता है कि अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं और वो लाइन अपोजिट साइड पे जाके मिड पॉइंट क्रिएट कर दे, अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं इस तरीके से कि वो लाइन अपोजिट साइड पे जाके बाइसेक्ट कर दे, अपोजिट साइड पे जाके मिड पॉइंट क्रिएट कर दे, तो ऐसी लाइन को मैथ्स में कहते हैं मीडियन। ऐसी लाइन को मैथ्स में कहते हैं मीडियन। if a triangle if a line is originated from a vertex of a triangle to the opposite side of a triangle in such a way that it bisect the opposite side is known as the median of a triangle। बेटा मुझे इंग्लिश की डेफिनेशन की नीड नहीं है, जो चीज आपको पढ़ा रहा हूं देखो जबानी खुद ही मुंह से इंग्लिश आपको निकाल के दिखा रहा हूं, तो भाई इसमें कोई रट्टे मारने की जरूरत नहीं होती। आपका कॉन्सेप्ट इतना पानी की तरह होना चाहिए कि आपको इंग्लिश के रट्टे नहीं मारने पड़े, सही है ना। तो भाई हमारे पास देन सेंट्रॉइड कैसे फॉर्म होता है, दुनिया के अंदर एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर तमाम के तमाम जब मीडियंस मीट कर जाते हैं, वो पॉइंट जहां पे ट्राइंगल के तमाम मीडियंस मीट कर जाते हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड का पॉइंट कहते हैं। क्लियर है बेटा। देन हमारे पास आता है इन सेंटर का कॉन्सेप्ट। इन सेंटर क्या होता है बेटा, देखो किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं और वो लाइन जस्ट अपोजिट साइड को जाके टच कर रही हो, सिर्फ टच कर रही हो, ये मैटर नहीं करता कहां पे टच कर रही है, ऊपर टच कर रही है, नीचे टच कर रही है, बाएं में टच कर रही है, आजू बाजू कहीं पे भी, मतलब एक्स वाई जी कहीं पे भी टच कर रही है, हमारा उससे कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है कि भाई ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकलती है अपोजिट साइड को टच कर रही है, मगर कंसर्न की बात क्या होती है कि ट्राइंगल के वर्टेक्स पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको तो बराबर हिस्सों में काटे। ट्राइंगल के वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा हो उसको तो बराबर हिस्सों में लाजमी तौर पर कट करे, उसको तो बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट करे,
करे और फिर अपोजिट साइड पे जाके सिंपल वहां पे चली जाए, तो ऐसी लाइन को हम कहते हैं इंटरनल बाइसेक्टर। यानी कि भाई if a line is originated from a vertex of a triangle and it hits the opposite side of a triangle in such a way that it bisect the angle on the vertex, it is known as the internal bisector of a triangle। और दुनिया में वो पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर का पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इन सेंटर का पॉइंट। याद रखिएगा मेरा प्यारा बेटा, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, आप इसको आसान तरीके से ऐसे भी जहन में बिठा सकते हो कि भाई a line that divides the angle into equal part is known as the internal bisector। इसकी एक और डेफिनेशन भी होती है ट्रिगोनोमेट्री के अंदर, मैं आपको इतना डिटेल में लेके जाना नहीं चाह रहा, मगर आप समझना चाहते हो कोई बच्चा तो मैं समझा देता हूं कि भाई यहां पे बेसिकली इन सेंटर के अंदर होता क्या, एक सर्कल भी फॉर्म होता है हमारे पास ट्राइंगल के अंदर। यानी कि भाई मेरे पास दुनिया के अंदर एक ऐसे सर्कल का होना जो कि ट्राइंगल की तमाम साइड्स को टच कर रहा हो, तो ये हमारे पास इन सेंटर के ऊपर इन सर्कल फॉर्म होता है, सही है ना? इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इन सर्कल। मैं चूंकि ट्रिगोनोमेट्री का डेफिनेशन है, ज्योमेट्री की बड़ी एडवांस फॉर्म पे होता है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा, मगर भाई इंटरनल बाइसेक्टर की डेफिनेशन होती क्या है? देखो, इंटरनल बाइसेक्टर की डेफिनेशन यहां से आती है कि भाई तुम्हारे पास ट्राइंगल के ऊपर जो भी तुम्हारे वर्टेक्स के ऊपर एंगल आ रहा था, तुमने इस तरीके से लाइन निकालनी है कि ये लाइन अपोजिट साइड को जाके जब हिट करे तो जो वर्टेक्स के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहा था उसको इक्वली दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, उसको इक्वली क्या करे? दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, इस तरीके से। यानी कि देखो भाई, मैं क्या कह सकता हूं, एक ऐसी लाइन जो डिवाइड करे एंगल को टू इक्वल पार्ट्स के ऊपर, अ लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल इन टू इक्वल पार्ट, अ लाइन दैट डिवाइड्स द एंगल इन टू इक्वल पार्ट इज नोन एज दी सिंपल तरीके से इंटरनल बाइसेक्टर। यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनल बाइसेक्टर। आसान तरीके से भी बता दिया मैंने। और ये वाला जो पॉइंट होता है ना बेटा, इस पॉइंट को आप कहते हो इन सेंटर का पॉइंट, सही है ना? और इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता दिया, ये वो पॉइंट होता है जहां पे ट्रायंगल के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर मीट करते हैं, इसको इन सेंटर का पॉइंट कहा जाता है। तो देखो, ये मेरी दो दोस्तों की कहानी हो गई। अब चलेंगे तीसरे दोस्त के ऊपर। तीसरा दोस्त और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और भी ज्यादा मजे का है, और भी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। अब फाइनली हम मूव करते हैं ऑर्थो सेंटर के ऊपर। एक और मेरा बड़ा बेहतरीन दोस्त है और आपके टॉपिक से लिंक, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका पेपर में एमसीक्यूज भी आएगा, पेपर के अंदर इसका कॉन्सेप्ट भी आप आगे चल के देखोगे। स्लोप्स के टॉपिक के अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ऑर्थो सेंटर, और इससे लिंक एक टॉपिक होता है एल्टीट्यूड। तो भाई सबसे पहले सीखते हैं ऑर्थो सेंटर किसे कहते हैं। नाम से जाहिर हो रहा है कि यार पता नहीं कितना मुश्किल कॉन्सेप्ट होगा ऑर्थो सेंटर, हालांकि बिलीव मी सबसे आसान कॉन्सेप्ट है। देखो भाई, अब किस टॉपिक के ऊपर जा रहे हैं? ऑर्थो सेंटर के ऊपर। देखो बेटा, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, जरा इसको भी डिटेल में समझेंगे ऑर्थो सेंटर को। अगेन, ऑर्थो सेंटर की जो कहानी है ना, ये भी एक ट्राइंगल से स्टार्ट होती है। ऑर्थो सेंटर की कहानी भी एक ट्राइंगल से स्टार्ट होती है कि भाई हमें पता है कि दुनिया में कभी भी कोई ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, इस ट्राइंगल के पास क्या होता है? तीन वर्टिसेस होते हैं। यानी कि दुनिया में हर ट्राइंगल के क्या होते हैं? तीन कोने होते हैं। अब देखो, ऑर्थो सेंटर कब फॉर्म होता है, ऑर्थो सेंटर कैसे फॉर्म होता है? हमेशा याद रखिएगा, आप कभी भी अगर अपने वर्टेक्स से एक लाइन निकालते हो, आप अगर दुनिया में कभी भी अपने वर्टेक्स से एक लाइन निकालते हो और वो लाइन अपोजिट साइड पे जाके, अगर आप अपने वर्टेक्स से एक लाइन निकालते हो और वो लाइन अपोजिट साइड पे जाके परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दे, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, तो ऐसी लाइन को मैथ्स में क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को मैथ्स में कहते हैं एल्टीट्यूड का होना। क्या कहा मैंने? दुनिया के अंदर कभी भी जब ऑर्थो सेंटर फॉर्म करना हो तो उसके लिए जो टॉपिक इस्तेमाल होता है उसका नाम होता है एल्टीट्यूड। यानी कि व्हेनेवर आप अपने वर्टेक्स से एक लाइन निकालते हो और वो लाइन अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, परपेंडिकुलर को ड्रॉ कर दे। अब ये कहां पे ड्रॉ करे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बीच में ड्रॉ नहीं करेगा भाई, अपोजिट साइड पे जाके कहीं पे भी ड्रॉ कर दे, इसको क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। और चूंकि वर्टेक्स ए से फॉर्म हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है बेटा? एल्टीट्यूड ऑफ ए होता है। सिमिलरली देखो, अगर मैं वर्टेक्स बी से एक लाइन निकालूं और ये लाइन अपोजिट साइड पे जाके सिंपल 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। और चूंकि ये वर्टेक्स बी से फॉर्म होने वाली लाइन थी, इसीलिए इसका नाम है एल्टीट्यूड ऑफ बी। सिमिलरली बेटा देखो, अगर मैं वर्टेक्स सी से एक लाइन निकालता हूं इस तरीके से कि लाइन अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, जैसे मैंने आपसे कहा था कुछ बच्चे आइंस्टाइन की औलाद बन जाते हैं, वो कहते हैं सर अपोजिट साइड को बराबर हिस्सों में तकसीम करेगा ना ये। भाई मैंने ऐसा कोई जुमला यहां पे आपसे नहीं कहा, जरूरी नहीं है। अगर आप मेरी शेप को भी देखो तो भाई ये एग्जैक्टली हाफ में थोड़ी डिवाइड कर रहा है। तो भाई याद रखिएगा, ऑर्थो सेंटर में नहीं होता। ऑर्थो सेंटर के अंदर सिंपल जो लाइन होती है एल्टीट्यूड की, वो अपोजिट साइड पे बस जाके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है। यानी कि वर्टेक्स से एक लाइन
निकलेगी और वो लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके सिंपल 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर देगी। ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम सिंपल वे में कहते हैं एल्टीट्यूड की लाइन होना। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं, अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल वेयर इट फॉर्म्स अ परपेंडिकुलर, इट इज नोन एज द एल्टीट्यूड। और दुनिया में वो पॉइंट, दुनिया में ऐसा पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, दुनिया में एक ऐसा पॉइंट जहां पे एक ट्राइंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, इस पॉइंट को बेटा हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं ऑर्थो सेंटर का पॉइंट होना। याद रखिएगा, दुनिया में इसका कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता, इसकी डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर एमसीक्यूज के अंदर, अक्सर क्वेश्चंस के अंदर, कॉन्सेप्ट के अंदर आती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड क्या होता है बेटा? ऑर्थो सेंटर होता है। तो क्या कहा मैंने? दोबारा रिपीट करने को तैयार हूं कि भाई एल्टीट्यूड क्या होता है कि बेटा देखो, दुनिया के अंदर कोई भी ट्राइंगल एग्जिस्ट कर रहा हो, अगर आप उसके वर्टेक्स से एक लाइन निकालते हैं और वो लाइन अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रही है, इस लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। यानी कि मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकालता हूं तो डेफिनेशन क्या बन गई? अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल वेयर इट मेक्स अ परपेंडिकुलर, इट इज नोन एज द एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्राइंगल। तो मैं क्या कह सकता हूं? अ लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू द अपोजिट साइड ऑफ अ ट्राइंगल where it makes a 90 degree angle, या फिर where it makes a perpendicular, it is known as the altitude of a triangle, and the point of concurrency of all the altitudes of a triangle is termed as the orthocenter। orthocenter का दुनिया में कोई फॉर्मूला नहीं है, मगर इसका कॉन्सेप्ट स्लोप्स के टॉपिक में बहुत इस्तेमाल होता है, इसका कॉन्सेप्ट बेतहाशा क्वेश्चंस के अंदर इस्तेमाल होता है। कल को जब एप्टीट्यूड साइड के ऊपर आओगे वहां पे इसके बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपकी किताब के अंदर भी ऐसे क्वेश्चंस मौजूद हैं जहां पे एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। तो ऑर्थो सेंटर मेरा तीसरा दोस्त है। बताओ भाई, तीन दोस्त समझ में आते हैं? ये तीनों दोस्त पसंद आ रहे हैं? भाई देखो, मैंने बहुत आसान करके और बहुत तरीके से आपको एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, मैं लास्ट में चारों को रिवाइज भी करवा दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा चौथा दोस्त आता है, और ये चौथा दोस्त मैंने कल की क्लास में भी एक्सप्लेन किया था, इसका नाम होता है सरकम सेंटर का होना। ये क्या नाम है बेटा इसका? इसका नाम है सरकम सेंटर का होना। अब देखो, सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर हमारे पास वो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है जहां पे आपको तमाम के तमाम राइट बाइसेक्टर्स के ऊपर मीट होता है। सर क्या मतलब? भाई सरकम सेंटर क्या होता है, जरा गौर से बात को समझिएगा। आपके पास दुनिया में कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट करता हो, आपके पास दुनिया के अंदर कभी भी कोई भी ट्राइंगल अगर एग्जिस्ट करता हो, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे निकालूं कि ये लाइन अपोजिट साइड पे जाके ना सिर्फ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करे, बल्कि अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे, यानी कि सरकम सेंटर जो होता है ना, ये बेसिकली सेंट्रॉइड और ऑर्थो सेंटर का मिक्सचर है। कैसे? कि भाई सरकम सेंटर में होता क्या है कि वर्टेक्स से एक लाइन निकल रही है और वो लाइन अपोजिट साइड पे जाके ना सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, बल्कि साथ साथ अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम भी कर रही है। तो ऐसी लाइन को मैं क्या बोलूंगा? देखो गौर से बात समझो, एक लाइन जो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, उस लाइन को हम दुनिया में कहते हैं परपेंडिकुलर। एक लाइन जो हमारे पास अपोजिट साइड के ऊपर जाके 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, दुनिया में उसको परपेंडिकुलर कहते हैं, ऐसा ही है। और एक लाइन जो दुनिया के अंदर दो लाइनों को काटती है, एक लाइन जो सिंपल तरीके से दो हिस्सों को तकसीम करती है, उसको हम कहते हैं बाइसेक्ट करना। यानी कि भाई बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, इस लाइन का नाम बड़े मजे का होता है, उसके रट्टे मारने की जरूरत नहीं है। कभी भी अगर तुम किसी भी लाइन को इक्वली दो हिस्सों में डिवाइड करते हो, अगर आप किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट करते हो, यानी कि आप मिड पॉइंट क्रिएट करते हो, इसको कहते हैं बाइसेक्टर। तो भाई इस लाइन का नाम क्या होता है? इसको कहा जाता है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर के मायने ही क्या होते हैं कि भाई दुनिया के अंदर एक ऐसी लाइन जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड को ना सिर्फ दो बराबर हिस्सों में तकसीम करे, बल्कि अपोजिट साइड पे जाके 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करे, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? राइट बाइसेक्टर। सिमिलरली देखो, मैं क्या कह सकता हूं कि दुनिया में एक ऐसी लाइन का होना जो वर्टेक्स से निकले, वर्टेक्स से निकलने के बाद अपोजिट साइड के ऊपर जाके ना सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे, बल्कि अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे, ऐसी लाइन को हम क्या बोलेंगे? राइट बाइसेक्टर। और चूंकि ये वर्टेक्स बी से निकली होगी, इसीलिए इसका नाम होगा राइट बाइसेक्टर ऑफ बी। इसका नाम क्या होगा? राइट बाइसेक्टर ऑफ बी। सिमिलरली अगर मैं अपने वर्टेक्स सी से एक लाइन निकालता हूं इस तरीके से कि ये लाइन ना सिर्फ मेरे अपोजिट साइड को जाके तो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे, बल्कि साथ साथ 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करे, तो इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है राइट बाइसेक्टर ऑफ सी। याद रखिएगा, दुनिया के अंदर
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल। दुनिया के अंदर किसी भी ट्राइंगल के अगर तमाम के तमाम राइट बाइसेक्टर्स एक पॉइंट के ऊपर मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम फाइनली कहते हैं सर्कम सेंटर। ये मेरे चार दोस्त हैं, चारों दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली चार दोस्त नहीं है बेटा, ये 8 के करीब एमसीक्यूज हैं जो मैंने आपको आज की क्लास के सबसे स्टार्टिंग में पढ़ाए हैं। तो भाई सर्कम सेंटर क्या होता है? ये राइट बाइसेक्टर पे फॉर्म होता है। हमारे पास ऑर्थो सेंटर क्या होता है? एल्टीट्यूड पे फॉर्म होता है। इन सेंटर क्या होता है? इंटरनल बाइसेक्टर पे फॉर्म होता है। सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन पे फॉर्म होता है। तो अगर मैं इन चारों दोस्तों को एक दफा रिवाइज करवाऊं, अगर मैं इन चारों दोस्तों को एक दफा रिवाइज करवाऊं, तो बेटा देखो मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, जरा गौर से बात को समझिएगा। अब जो मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये इस क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे क्रूशियल मोमेंट है कि मैं इन चारों दोस्तों को जो मैंने इतनी मेहनत से आपको पढ़ाए हैं एक्सप्लेन करूंगा एक जल्दी से शॉर्टकट के ऊपर। कि देखो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंट्रॉइड। बेटा सेंट्रॉइड कब आपको मिलता है? सेंट्रॉइड किसे कहते हैं? हमेशा याद रखिएगा, सेंट्रॉइड क्या होता है कि भाई तुम किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर वर्टेक्स से लाइन निकालो और वो लाइन सिंपल तरीके से अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, तो ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? मीडियन। यानी कि भाई एक ऐसी लाइन का होना जो वर्टेक्स से निकले और अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? ऐसी लाइन को हम कहते हैं मीडियन। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तमाम के तमाम मीडियंस का ये बेसिकली बराबर होता है किसके? सेंट्रॉइड के। तो लगे हाथों आपके दो एमसीक्यूज कंफर्म हो गए कि भाई मीडियन क्या होता है? वर्टेक्स से जो लाइन निकले अपोजिट साइड को सिंपल दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे, सिंपल इस लाइन को मीडियन कहेंगे और कोई फनकारी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज टर्म्ड एज द सेंट्रॉइड। दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा था इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है बेटा? इन सेंटर आपको कब फॉर्म होगा? जरा गौर से बात को समझिएगा, बात बड़ी मजे की है भाई, इसके ऊपर तो असल कॉन्सेप्ट है। इन सेंटर कब फॉर्म होता है कि अगर मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं इस तरीके से कि वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा था इसको इक्वली दो बराबर हिस्सों में ये लाइन डिवाइड कर दे, इक्वली दो बराबर हिस्सों में कट कर दे। यानी कि वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा था, मैं इस तरीके से एक लाइन दुनिया में फॉर्म करूं कि वर्टेक्स में बनने वाले एंगल को ये लाइन बाइसेक्ट कर दे। यानी कि मैं वर्टेक्स से एक लाइन ऐसे निकालूं कि वर्टेक्स के ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा था ये लाइन वर्टेक्स पे बनने वाले एंगल को तो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। ऐसी लाइन को मैथ्स में कहा जाता है इंटरनल बाइसेक्टर। क्या कहा जाता है बेटा? इंटरनल बाइसेक्टर। और दुनिया के अंदर कभी भी आपके पास तमाम के तमाम इंटरनल बाइसेक्टर एक ट्रायंगल के मीट कर जाए एक पॉइंट के ऊपर, उस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज टर्म्ड एज द इन सेंटर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द इंटरनल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल इज टर्म्ड एज द इन सेंटर। ये हमारे दूसरे एमसीक्यूज हो गए, ये हमारे दूसरे दोस्त की कहानी हो गई। देन तीसरे नंबर पे मैंने आपको क्या पढ़ाया? ऑर्थो सेंटर। याद रखिएगा ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट क्या है? ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि बेटा देखो, अगर मैं ट्राइंगल के वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं इस तरीके से कि ये लाइन अपोजिट साइड पे जाके जस्ट 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, ऐसी लाइन को मैथ्स में क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। ऐसी लाइन को मैथ्स में क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड। यानी कि बेटा मैं वर्टेक्स से एक लाइन निकालूं इस तरीके से कि ये लाइन अपोजिट साइड पे जाके सिंपल 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है और कोई कमाल नहीं कर रही, सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही है, ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं? एल्टीट्यूड कहते हैं। यानी कि मैंने वर्टेक्स से एक लाइन निकाली इस तरीके से कि ये लाइन अपोजिट साइड के ऊपर जाके 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर दे, ऐसी लाइन को हम कहते हैं एल्टीट्यूड। और दुनिया में वो पॉइंट जहां पे एक ट्रायंगल के तमाम एल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, उस पॉइंट को हम कहते हैं बेटा, उस पॉइंट को हम कहते हैं सिंपल तरीके से कि ये पॉइंट जो आपके पास आ रहा है, तो बेटा मैं क्या कह सकता हूं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज टर्म्ड एज द ऑर्थो सेंटर। यानी कि तमाम के तमाम ट्रायंगल के अंदर एल्टीट्यूड्स अगर एक पॉइंट के ऊपर मीट कर जाएं तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सिंपल तरीके से कहते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा है सिंपल तरीके से ऑर्थो सेंटर। और लास्ट में मैंने आपको क्या पढ़ाया? लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया सरकम सेंटर। तो मेरे प्यारे शागिर्दों, सरकम सेंटर बेसिकली कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, बेसिक चीज है। सरकम सेंटर मीडियन और एल्टीट्यूड का मिक्सचर होता है। यानी कि दुनिया के अंदर एक ऐसी लाइन का होना जो वर्टेक्स से निकले, अपोजिट साइड पे जाके ना सिर्फ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे बल्कि साथ साथ अपोजिट साइड को तो बराबर हिस्सों में तकसीम भी करे। यानी कि बेटा देखो, वर्टेक्स से एक लाइन निकली, उस लाइन ने ना सिर्फ अपोजिट साइड को जाके ना सिर्फ दो बराबर हिस्सों में तकसीम करा बल्कि साथ साथ अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करा। यानी कि भैया वर्टेक्स से एक लाइन निकली, उस लाइन ने ना सिर्फ अपोजिट साइड को जाके दो बराबर हिस्सों में तकसीम करा बल्कि अपोजिट साइड पे 90 डिग्री का एंगल भी
ड्रॉ करा, तो ऐसी लाइन को मैथ्स में कहा जाता है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर, राइट का मतलब कि 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, बाइसेक्टर का मतलब होता है अपोजिट साइड को दो बराबर हिस्सों में, यानी कि किसी लाइन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना। तो भाई मैं क्या कह सकता हूं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द राइट बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्राइंगल इज टर्म्ड एज द सर्कम सेंटर। तो बेटा ये चार एमसीक्यूज नहीं है, एमसीक्यूज को पढ़ाने में मैंने बहुत मेहनत लगाई है। आई होप आपको मेरी एनर्जी से अंदाजा हो गया होगा इन चारों दोस्तों की कहानी सुनाने में मैं कितनी मेहनत का मैंने सहारा लिया। आई होप आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैंने इन चार दोस्तों को कवर करवाने में कितनी एफर्ट्स मारी हैं। इन चार दोस्तों की कहानी को समझाना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि बेटा ये एमसीक्यूज में बहुत काम आएंगी। ना सिर्फ एमसीक्यूज में काम आएंगी बल्कि आप ही की किताब का जो क्वेश्चन नंबर 15 और 17 है वो इसी टॉपिक के ऊपर बिलोंग कर रहा है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ दुनिया में सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है, इन सेंटर का फॉर्मूला है, ऑर्थो सेंटर का और सरकम सेंटर का अपना कोई फॉर्मूला नहीं होता। इनको सॉल्व करने के तरीकेकार होते हैं, टिप्स होती हैं, वो हम साथ साथ सीख रहे होंगे। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने चिंता नहीं करनी, हम तमाम चीजों को सीखेंगे। क्लियर है बेटा? यहां तक की बात कमेंट सेक्शन पे आपने बतानी है कि आपको बात पल्ले पड़ती है, बात समझ में आती है। और अगर बात समझ में आ रही है और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, प्लीज मेक इट हैपन बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट रियली मैटर्स अलॉट। खुद भी सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों से भी करवाना है, अपने कॉलेज के, कोचिंग के, एकेडमी के, स्कूल के फ्रेंड्स के साथ लाजमी तौर पर लेक्चर के लिंक को शेयर करना है, प्लेलिस्ट के लिंक को शेयर करना है, उन्हें बताना है सर हाशिम ने कितनी मेहनत करी है। ये आपकी जिम्मेदारी है बेटा। अच्छा बेटा, अब फाइनली हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने पे जाते हैं। वैसे मैं बाय द वे आपको एक एमसीक्यूज दे के जाता हूँ, ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखिएगा, एक पास्ट पेपर्स के अंदर एप्टीट्यूड साइट के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है जिसके अंदर एग्जामिनर कहता है कि दुनिया में कोई भी जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो अपने मीडियन को किस रेशो में कट करता है। तो भाई इसका बेसिकली एक थ्योरम होता है जिस थ्योरम पे हम प्रूव करते हैं कि दुनिया में कोई भी जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो मीडियन को किस रेशो में कट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज ये आपके पास एक मीडियन आ रहा है, सही है ना, ये आपके पास आपका मीडियन आ रहा है, ये आपके पास आपका मीडियन आ रहा है। तो सेंट्रॉइड का जो पॉइंट होता है ना, मीडियन को किस रेशो में कट करता है, ये 2:1 पे कट करता है। इसका बेसिक थ्योरम होता है। अच्छा बेटा, फाइनली हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 के दो पार्ट्स हैं। एग्जामिनर आपसे कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर रिस्पेक्टिवली दिस। यानी कि भाई क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट नंबर 1 के अंदर एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है, उस ट्राइंगल के तुम्हारे पास, अगर मैं पार्ट नंबर 1 को पहले लिखूं, क्वेश्चन नंबर 15 के पार्ट नंबर 1 में एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर आपके पास एक वर्टेक्स आ रहा है एल, एक वर्टेक्स आ रहा है एम, एक वर्टेक्स आ रहा है एन। कोई मसले की बात नहीं, हम एबीसी करके लिख लो, बात एक ही है, सही है ना। अच्छा, एग्जामिनर ने आपको पहले वाले वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,8 के बराबर। बेटा दूसरे वाले वर्टेक्स के आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 8,2 के बराबर। और जो तीसरा वाला वर्टेक्स आ रहा है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है 9,9 के बराबर। एग्जामिनर आपसे क्या पूछ रहा है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन सेंटर, यानी कि हमें क्या चीज निकालनी है, इन सेंटर को फाइंड करना है। कोई मसले की बात नहीं है भाई, इन सेंटर हम चुटकी बजा के फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने आप तमाम लोगों को इन सेंटर फाइंड करने का तरीकेकार सिखा दिया था, अभी इसको इजीली फाइंड कर लेंगे। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करोगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं क्या लिखूंगा? सबसे पहले नंबर के ऊपर मैं लिखूंगा भाई क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट नंबर 1 मैं सॉल्व करवाऊंगा, पार्ट नंबर 2 को आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं लिखूंगा वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 4 नंबर के लिए पेपर में आ सकता है क्योंकि भाई इन सेंटर का जो टॉपिक होता है थोड़ा सा लेंदी होता है, तो ये पेपर में बिल्कुल आता है शॉर्ट के अंदर। तो मैं क्या लिखूंगा? वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सेंटर। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सेंटर। हमें क्या चीज निकालनी है? सबसे पहले एग्जामिनर को आपने वो बता दिया कि भाई मुझे सबसे पहले क्या निकालना है, मुझे इन सेंटर की वैल्यू को फाइंड करना है। तो मैंने यहां पे लिख दिया वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सेंटर। इन सेंटर का मतलब है एक्स कॉमा वाई। तो अब मुझे पता है इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है। मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूं, या फिर मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा कि भाई वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इन सेंटर। अब देखो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या क्या पॉइंट्स गिवन है, उन पॉइंट्स को मैं लिख दूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी कि देखो प्रॉपर्ली डेटा सबसे पहले बनाऊंगा ना, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो भाई क्वेश्चन के अंदर आपके पास ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या आ रहे हैं? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्टिसेस आर, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वर्टिसेस आर। हमारे पास ट्राइंगल के वर्टिसेस क्या क्या आ रहे हैं? देखो भाई एल वर्टेक्स आ रहा है मेरे पास 2,8 के बराबर। फिर मेरे पास एक वर्टेक्स आ रहा है एम, ये आ रहा है 8,2 के बराबर। फिर मेरे पास एक वर्टेक्स आ रहा है एन, इसकी वैल्यू आ रही है 9,9 के बराबर। तो हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस दिए हुए हैं। अब देखो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हमें मालूम है कि भाई इन सेंटर निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है। तो भाई मैं सिंपल वे में यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि मुझे पता है दुनिया के अंदर इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है। हमने अपना डेटा बना लिया, अब डेटा बनाने के बाद इन सेंटर के फॉर्मूले को लिखते हैं। तो बेटा इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स के लिए वैल्यू होती है सिंपल तरीके से ए का ए
x1, आगे होता है b का b, फिर x2, फिर प्लस का साइन c का c, x3। नीचे डिवीजन में क्या होता है, नीचे डिवीजन में आपके पास होता है a प्लस का b प्लस का c। सिमिलरली बेटा y के लिए फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू, सिंपल तरीके से आप इसको ऐसे लिख लो, y इज इक्वल टू a y1 प्लस का by2 प्लस का cy3। और नीचे डिवीजन में क्या होता है, सिंपल a प्लस का b प्लस का c। अब जरा गौर से बात को समझो कि भाई आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, उसके तीनों वर्टिसेस गिवन है। हमें बात मालूम है जो ट्राइंगल होता है बेटा, इसके तीनों वर्टिसेस क्या क्या है, x1 y1 एक वर्टेक्स है, फिर एक वर्टेक्स आ रहा है x2 कॉमा y2, फिर एक वर्टेक्स आ रहा है मेरे पास x3 कॉमा y3। क्लियर है, ये ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस आ रहे हैं। मुझे चूंकि इन सेंटर निकालना है, इन सेंटर का देखो फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स वन प्लस का बी एक्स टू प्लस का सी एक्स थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। या वाई के लिए होता है ए वाई वन प्लस का बी वाई टू प्लस का सी वाई थ्री डिवाइडेड बाई ए प्लस बी प्लस सी। अब सबसे पहले मुझे ए निकालना पड़ेगा। देखो ए का मतलब क्या होता है, स्मॉल ए का मतलब ये है कि भाई ये जो वर्टेक्स ए है ना, इसकी अपोजिट वाली साइड का डिस्टेंस। स्मॉल बी का मतलब क्या होता है, ये जो वर्टेक्स बी होता है, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्टेक्स होता है उसके अपोजिट साइड का डिस्टेंस। वर्टेक्स स्मॉल सी का मतलब होता है वर्टेक्स सी के अपोजिट साइड का डिस्टेंस। तो यानी कि पहले तो मुझे ए बी और सी की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि भाई पहले मुझे डिस्टेंसेस कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कोई मुश्किल बात नहीं है, बच्चों वाला कॉन्सेप्ट है भाई, चुटकी बजा के सॉल्व होगा। सही है ना, चुटकी बजा के सॉल्व होगा, क्योंकि मुझे नीचे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा। इस डायग्राम को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब देखो सबसे पहले हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, स्मॉल ए का, स्मॉल बी का, स्मॉल सी का। तो भाई सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर डिस्टेंस ए, फॉर डिस्टेंस ए। मुझे पता है कि मुझे क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन है, मैंने डेटा को अपने पास इधर ही फॉर्म कर लिया ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। अब देखो जो वर्ट ये जो स्मॉल ए है, ये किस साइड का डिस्टेंस है, ये जो स्मॉल ए है ये एम से लेके एन वाली साइड का डिस्टेंस है। यानी कि स्मॉल ए का डिस्टेंस क्या है हमारे पास, ये जो एम एन की साइड है ना, इसका डिस्टेंस है। तो बेटा देखो आपके पास एम पॉइंट किसके बराबर है, एम पॉइंट की वैल्यू आ रही है 8,2 के बराबर। और ये जो एन पॉइंट है किसके बराबर है, 9,9 के बराबर है। सिंपल तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। हमें पता है कि दुनिया के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि आप चाहो तो इसको डायरेक्टली ऊपर ही एक ही दफा लिख दो ताकि आपको बार बार ना लिखना पड़े। कि हमें पता है दुनिया में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है डी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, आगे होता है प्लस के साइन के बाद y2 माइनस का y1 का होल स्क्वायर। सही है ना। अब जब मैं स्मॉल ए का डिस्टेंस निकालने के लिए जा रहा हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि भाई मेरे पास सिंपल तरीके से, यानी कि डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा, अंडर रूट का अंडर रूट। देखो बेटा ये जो पहला वाला पॉइंट है इसको x1 y1 बोलेंगे, ये जो दूसरा वाला पॉइंट आ रहा है इसको आप सिंपल x2 कॉमा y2 बोलोगे। हमें पता है कि सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस का x1, तो ये बन जाएगा सिंपल 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन फिर y2 माइनस का y1, तो ये बन जाएगा 9 माइनस के 2 का होल स्क्वायर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो मेरे पास स्मॉल ए का डिस्टेंस आ जाएगा, किसके बराबर आएगा, 9 में से 8 निकालोगे एक बचेगा 1 का स्क्वायर, 9 में से 2 निकालोगे तो ऑब्वियसली 7 आएगा, 7 का स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करवाऊं तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर इज 49। यानी कि स्मॉल ए की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 50 के बराबर। सही है ना, स्मॉल ए की वैल्यू क्या आ गई, रूट 50 के बराबर, इसको मार्क कर लेंगे। अच्छा भाई, सिमिलरली अब हम लोग स्मॉल बी का डिस्टेंस निकालेंगे। देखो भाई स्मॉल बी किस साइड के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, स्मॉल बी जो है ये कौन सी साइड का डिस्टेंस है, एल से लेके एन वाली जो साइड है इसका डिस्टेंस आ रहा है। तो यहां पे मैं सिंपल तरीके से क्या लिख दूंगा, फॉर स्मॉल बी। और स्मॉल बी किन दो साइड्स का डिस्टेंस आ रहा है, ये जो एल एन वाली साइड है इसका डिस्टेंस आ रहा है। तो बेटा देखो एल पॉइंट की वैल्यू क्या है, एल पॉइंट है 2,8 के बराबर, और मेरे पास जो एन पॉइंट आ रहा है बेटा ये 9,9 के बराबर है। सही है ना। जो पहला वाला पॉइंट होता है उसको सिंपल x1 y1 कहते हैं, जो दूसरा वाला पॉइंट होता है उसको x2 y2 कहते हैं। आपने चूंकि डिस्टेंस फॉर्मूला एक ही दफा ऊपर लिख दिया, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है भाई, लेंथी क्वेश्चन होता है ये इन सेंटर वाला, तो डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो क्या बन जाएगा, x2 माइनस का x1, ये बन जाएगा 9 माइनस 2 का होल स्क्वायर, फिर आगे हो जाएगा प्लस का y2 माइनस का y1, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 8 का होल स्क्वायर। इसको बेटा अगर मैं सिंप्लीफाई करवाने के लिए जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल बी का स्मॉल बी अंडर रूट के अंदर, 9 में से अगर आप 2 निकालते हो तो ये बनता है 7, 7 का स्क्वायर, 9 में से 1 निकालोगे 8 बनेगा, अगेन 1 का स्क्वायर। तो अगेन मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वायर इज 49, 49 प्लस का 1, यानी कि बी की वैल्यू भी मेरे पास आ जाएगी सिंपल अंडर रूट 50 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट 50 के बराबर। नॉर्मल सी बात है। हाँ कैलकुलेटर में सॉल्व करोगे तो ऑब्वियसली 2√5 करके दे देगा, बट अभी उसके ऊपर जा नहीं रहा मैं। सिमिलरली बेटा अब स्मॉल सी की वैल्यू को फाइंड करने के ऊपर जाएंगे, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉर सी। अब देखो भाई, अब अगर मुझे स्मॉल सी की वैल्यू निकालनी है
तो भैया देखो सिंपल वे में इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया जाएगा। अब देखो भाई हमारे पास सी कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, ये आ रहा है एल से लेके एम की साइड तक का डिस्टेंस। एल पॉइंट की वैल्यू आ रही है मेरे पास 2,8 के बराबर, और मेरे पास एम पॉइंट की वैल्यू आ रही है 8,2 के बराबर। क्लियर है? ये जो पहला वाला पॉइंट होता है ना बेटा, इसको हम कहते हैं x1 y1। जो दूसरा वाला पॉइंट होता है हमारे पास वो होता है x2 y2। तो भाई सिंपल अगर मुझे सी पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है तो सिंपल तरीके से अंडर रूट का अंडर रूट x2 माइनस का x1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद y2 माइनस का y1, तो ये हो जाएगा 2 - 8 का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई अगर मैं इसको करवाता हूं तो भाई 8 में से 2 जाएंगे, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर, 2 में से 8 जाएंगे, नेगेटिव का 6 बनेगा, नेगेटिव के 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, नेगेटिव 6 का स्क्वायर भी 36 होगा, क्योंकि स्क्वायर एक इवन पावर है तो नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, 36 रूट 72 बन जाएगा। तो मेरे पास बेटा स्मॉल सी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 72 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगी, अंडर रूट के अंदर 72 के बराबर। क्लियर है यहां तक की बात? अब देखो आपने स्मॉल ए भी निकाल लिया, स्मॉल बी भी निकाल लिया, स्मॉल सी भी निकाल लिया। देखो कभी भी इन सेंटर का अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम ही क्या करना होता है, आपने इन साइड्स का डिस्टेंस निकालना होता है। और इन साइड्स का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, आपको वर्टिसेस की अगर वैल्यूज गिवन है तो आपने सिंपल तरीके से बारी बारी तीनों साइड्स के ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो आपके पास इवेंचुअली तीनों साइड्स का डिस्टेंस आ जाएगा। अब फाइनली मैं इन सेंटर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। तो लेट सपोज मैं इसको कहता हूं कि मेरी इक्वेशन नंबर 1 थी, सही है ना? तो नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, तो मैं सिंपल तरीके से, चूंकि मैंने फॉर्मूला ऊपर एक दफा लिख दिया है, तो अब मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा नाउ पुटिंग ऑल दी वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। now putting all the values in equation 1, यानी कि भाई सिंपल तरीके से तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट कर रहा हूं। अब देखो मुझे पता है कि मेरे पास, मैंने एक ही दफा जान सही क्या काम किया था, कॉपी कर लिया था ना। अब मैं तमाम की तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं। अच्छा स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यूज भी लिख देते हैं भाई। स्मॉल ए और बी की वैल्यूज तो मेरे पास क्या है, ए की वैल्यू बराबर है अंडर रूट 50 के, बी की वैल्यू भी बराबर है अंडर रूट 50 के, और सी की वैल्यू बराबर थी रूट 72 के। वैल्यूज को फाइनली अपने फॉर्मूले में प्लॉट करेंगे। तो भाई देखो सबसे पहले मैं क्या कहता हूं, जो पहला वर्टेक्स है, हमेशा याद रखिएगा ट्राइंगल का नॉर्मली वर्टेक्स हमेशा यहां से स्टार्ट करते हैं, पहला होता है ये वाला, दूसरा होता है ये वाला, तीसरा होता है। ऑल्दो आप किसी को भी x1 y1 कह सकते हो, बट एक स्टैंडर्ड को हमेशा फॉलो किया करो। तो भाई देखो सिंपल तरीके से मेरे पास ये पहला वर्टेक्स आ रहा है 2,8, इसको मैं बोलूंगा ये मेरा x1, y1 है। सिमिलरली मेरे पास जो सेकंड वर्टेक्स आ रहा है ये आ रहा है 8,2, इसको मैं बोलूंगा ये मेरे पास मेरा x2, y2 आ रहा है। और जो मेरे पास मेरा तीसरा वर्टेक्स था 9,9, इसको मैं बोलूंगा ये मेरे पास आ रहा है x3, y3। सिमिलरली देखो आपको स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, अंडर रूट 50 के, स्मॉल बी की वैल्यू भी किसके बराबर है बेटा, अंडर रूट 50 के, और स्मॉल सी की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट के अंदर 72 के। अब तमाम वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 1 में प्लॉट करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू ए x1। तो बेटा a की वैल्यू किसके बराबर है, अंडर रूट 50 के, x1 की वैल्यू बराबर है 2 के, फिर प्लस का साइन, b की वैल्यू देखो किसके बराबर है, ये बराबर है अंडर रूट 50 के, और मेरे पास x2 की वैल्यू बराबर आ रही है 8 के। क्लियर है? फिर सिमिलरली मैं जाऊंगा c के ऊपर, c की वैल्यू बराबर है अंडर रूट 72 के, और x3 की वैल्यू बराबर है 9 के। x3 की वैल्यू किसके बराबर है बेटा, सिंपल तरीके से 9 के। नीचे डिवीजन में क्या है, a प्लस का b प्लस का c, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा अंडर रूट 50 प्लस का अंडर रूट 50 प्लस का अंडर रूट 72। कुछ बच्चे यहाँ पे डेढ़ होशियारी करते हैं, भाई डेढ़ होशियारी नहीं करनी, इतनी मेहनत से जब क्वेश्चन सॉल्व किया है तो भाई इसमें एक स्टेप और कर लोगे तो कोई मसला नहीं है। सिंपल तरीके से बेटा आपने करना क्या है, आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या करो, एक दफा अंडर रूट 50 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू अंडर रूट 2। फिर देखो रूट 50 को 8 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो भाई थोड़ा सिंप्लीफाई करवा के लिखो, फिर डायरेक्टली कैलकुलेटर पे बेशक डाल दो। अगर डायरेक्टली कैलकुलेटर के ऊपर एक साथ ही करके आंसर निकाल लो, एक स्टेप के अंदर, एक स्टेप के नंबर नहीं होंगे, आपको स्टेप सारे शो करने पड़ेंगे, उसके आंसर में नंबर मिलेंगे। अंडर रूट 72 को अगर मुझे मल्टीप्लाई करवाना है 9 के साथ तो ये आ जाएगा सिंपल 54 अंडर रूट 2 का 54 अंडर रूट 2। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे मेरे पास आ रहा है अंडर रूट 50
प्लस का अंडर रूट 50 प्लस का अंडर रूट में 72। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास सिंपल तरीके से 16 रूट 2 के बराबर। किसके बराबर आ जाएगा? 16 रूट 2 के बराबर। देखो बेटा अक्सर बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्टली कैलकुलेटर में डालेंगे, उनका आंसर डेसिमल में आ रहा होगा। भाई कैलकुलेटर में डालोगे डेसिमल में आंसर आएगा, गलत आंसर हो जाएगा आपका, आपके एक नंबर कट जाएगा फजूल में। क्योंकि देखो आपको कैलकुलेटर जो है ना आपको परफेक्ट आंसर एंड तक का दे रहा होगा, आपको इतना एंड तक जाना ही नहीं है। भाई देखो यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यू जो ऐड हो रही है उन सबके साथ आपके पास रूट 2 आ रहे हैं, यानी कि वेरिएबल सबका सिमिलर है, सिंपल इनको ऐड करवा दो ना। तो 10 प्लस का 40 50 बन गया, 50 प्लस का 54 क्या हो जाएगा? अगर मैं 50 में 54 का इजाफा करता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास ऊपर 104 अंडर रूट 2, और नीचे क्या है? नीचे आ रहा है 16 रूट 2 का 16 रूट 2। तो बेटा देखो इस रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, और अगर 104 को मैं 16 पे डिवाइड करता हूं तो ये फाइनली आ जाएगा मेरे पास 13/2 के। यानी कि देखो इसको लॉजिकली आपने सॉल्व करना है, किसी बेकार मेथड पे सॉल्व नहीं कर लेना। देखो ऊपर आपके पास 10 रूट 2 प्लस 40 रूट 2 प्लस 54 रूट 2, चूंकि तीनों टर्म्स के अंदर आपका वेरिएबल सिमिलर है, तीनों टर्म्स को ऐड करवा दो, ये बन गया 104 रूट 2। रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 104/16 किसके बराबर होगा? 13/2 के। इस तरीके से एक्स की वैल्यू आ गई। सेम गोज फॉर हम क्या करेंगे? वाई का आंसर निकालेंगे। अब देखो वाई के लिए आंसर कैसे निकालोगे? सिंपल तरीके से बेटा हम लोग वाई के लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्या बन जाएगा? तो बेटा ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, अब देखो a/1, a की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 50 के बराबर, y1 की वैल्यू है 8 के बराबर, प्लस का b/2, b बराबर है अगेन रूट 50 के, और y2 बराबर है 2 के, फिर प्लस का cy3, c बराबर है रूट 72 के, और y3 बराबर है हमारे पास 9 के। और देखो बेटा नीचे डिवीजन के अंदर क्या मौजूद है? a प्लस का b प्लस का c, तो यहां पे आ जाएगा रूट 50, फिर आगे आ जाएगा प्लस का रूट 50, फिर आगे आ जाएगा प्लस का रूट के अंदर 72। अब इनको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? देखो भाई कैलकुलेटर में डायरेक्टली डाल के खुदारा मत कर दीजिएगा, इसके नंबर होते हैं भाई। आपने डायरेक्टली स्टेप्स को वैनिश नहीं कर देना, उनको सिंप्लीफाई करना है। तो रूट 50 को पहले 8 से अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा मेरे पास सिंपल 40/√2, फिर रूट 50 मल्टीप्लाई बाई 2 10√2 होगा, अगर आप करके चेक कर लो किसके बराबर आता है, ये आएगा सिंपल 10/√2 के। फिर अगर मैं रूट 72 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 9 से, तो बेटा ये आ जाएगा मेरे पास 54 × √2 के। और देखो भाई नीचे डिवीजन के अंदर क्या है? रूट 50 प्लस का रूट 72, तो जाहिर सी बात है ये तो डायरेक्टली मेरे पास 16/√2 के बराबर आ जाएगा। अगेन अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है सेम फिगर ही फॉर्म हो रही है। तो भाई जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास 40 प्लस का 10 50, 50 प्लस का 54, ये बन जाएगा 104/√2, और नीचे क्या आता? 16/√2। इस रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास सिंपल 104/16। फर्दर सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेटर में डालो, तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 13/2 के। इस तरीके से आपके पास फाइनली x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया। तो लास्ट में मैं क्या लिख सकता हूं? हेंस द वैल्यू ऑफ इन सेंटर, हेंस इन सेंटर पॉइंट इज, हेंस इन सेंटर वैल्यू इज, हेंस इन सेंटर वैल्यू इज x, y 13/2, 13/2। ये सिंपल वे में मेरा क्या आ जाएगा? क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मेरा सॉल्व हो जाएगा। इसके अंदर कोई मुश्किल चीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज नहीं है बेटा। कभी भी इन सेंटर का अगर क्वेश्चन आए, हमेशा याद रखिएगा सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, कि सबसे पहले आपके पास जो साइड्स आ रही हैं, आपने इन साइड्स की लेंथ कैलकुलेट करनी है, यानी कि आपने ए बी और सी के पॉइंट की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके बाद सिंपल तरीके से आप फॉर्मूले में वैल्यूज को डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। तो इन सेंटर का जो क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भाई पार्ट नंबर 1 मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब जो पार्ट नंबर 2 है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 का जो पार्ट नंबर 2 है, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। तो भाई मेरी तरफ से वो गिफ्ट का क्वेश्चन है, उसको आपने मुझे खुद से करके दिखाना है। मैंने इतनी मेहनत से आपको पहला पार्ट करके दिखाया है। पार्ट नंबर 2 सेम पैटर्न का है, कि भाई सबसे पहले स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी निकालोगे, उसके बाद क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करवाओगे, और ब्ला 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 करते हुए क्वेश्चन का आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। सही है ना बेटा? तो इस क्वेश्चन को आपने खुद से सॉल्व करना है। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास निस्बतन बहुत ही मजे का, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर बेटा अगेन देखो दो पार्ट्स आ रहे हैं, एक आ रहा है पार्ट नंबर 1, एक आ रहा है पार्ट नंबर 2। और इस क्वेश्चन में हमसे कहा जाता है कि भैया सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना है, सेंट्रॉइड को फाइंड करना है, और ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा मासूम सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का पार्ट नंबर 2 मैं आपको सॉल्व करवा देता हूं। पार्ट नंबर 1 आप लोगों के लिए गिफ्ट है, आपने सॉल्व करना है। बच्चों वाला क्वेश्चन नंबर कोई मुश्किल चीज नहीं है। कि भाई इस क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल हुज एंगुलर पॉइंट्स आर। तो पार्ट नंबर 2 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो पार्ट नंबर 2 के अंदर देखो आपके ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं?
पॉइंट पी की वैल्यू गिवन है मुझे नेगेटिव का 2,5, सही है ना। पॉइंट क्यू की वैल्यू आ रही है मेरे पास नेगेटिव का 7,1, और पॉइंट आर की वैल्यू आ रही है मेरे पास नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 4। एग्जामिनर कह रहे हैं सेंट्रॉइड की वैल्यू को फाइंड करना है। हमेशा याद रखिएगा सेंट्रॉइड निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, और चूंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर के लिए पेपर में नहीं आ सकता तो आसान सा क्वेश्चन है भाई। सेंट्रॉइड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, सेंट्रॉइड की कभी भी अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो बेटा सेंट्रॉइड निकालने के लिए एक्स की वैल्यू को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है एक्स इज इक्वल टू x1 प्लस का x2 प्लस का x3 डिवाइडेड बाई 3। और y के लिए हमारे पास होता है y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2 प्लस का y3, और नीचे डिवीजन में होता है बेटा 3 का 3, सही है ना। आपके पास जो पहला वाला पॉइंट होता है इसको हमेशा हम लोग कहते हैं x1 y1, ये जो दूसरा पॉइंट होता है इसको कहा जाता है x2 y2, और ये जो तीसरा पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं x3 y3। तो अगर मुझे सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालनी है तो भाई देखो मेरे पास ये तीनों पॉइंट्स गिवन है, आपको पॉइंट P गिवन है नेगेटिव का 2,5, मेरे पास पॉइंट Q आ रहा है जो कि मेरे पास आ रहा है नेगेटिव का 7,1, और पॉइंट R की वैल्यू आ रही है नेगेटिव का 8, नेगेटिव का 4। क्लियर है। तो अब देखो जो पहला वाला पॉइंट होता है ना इसको हम कहते हैं x1 y1, जो दूसरा वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं x2 y2, जो तीसरा वाला पॉइंट होता है इसको हम कहते हैं x3 y3। तो सिंपल तरीके से सेंट्रॉइड निकालने के फॉर्मूले में वैल्यूज को प्लॉट करोगे आंसर आ जाएगा। x इज इक्वल टू x1 बराबर है -2 के, x2 बराबर है -7 के, x3 बराबर है -8 के। तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 8 और नेगेटिव और नीचे 3 का 3, नेगेटिव का 8 और देखो नेगेटिव का 2, नेगेटिव का 10, नेगेटिव का 10 और नेगेटिव का 7। जाहिर सी बात है भाई ये तो नेगेटिव का 17 बन जाएगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा सिंपल x इज इक्वल टू नेगेटिव का 17 डिवाइडेड बाई 3। और y के लिए क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। तो बेटा y1 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू -4 है। तो नीचे डिवीजन में 3 का 3, 5 प्लस का 1 6 होता है, 6 में से 4 निकालूंगा 2 बचेगा, 2/3 आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3। तो मेरे पास सिंपल सेंट्रॉइड का पॉइंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा नेगेटिव का 17/3 2/3। सिंपल तरीके से सेंट्रॉइड आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, सेंट्रॉइड निकालना सबसे आसान काम होता है। लेट सपोज आपके पास पार्ट नंबर 1 का भी मैं आपको भाई देखो ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना ये सेंट्रॉइड का क्वेश्चन ये एमसीक्यूज में आता है, ये शॉर्ट में नहीं आ सकता कभी भी 5 नंबर के लिए, बच्चों वाला क्योंकि क्वेश्चन है। लेट सपोज आपके पास ये पार्ट नंबर 1 गिवन था 17 का कि 1,3 एक पॉइंट था, एक पॉइंट आपके पास 2,7 था, और एक पॉइंट आपके पास 5,6 था। आपको सेंट्रॉइड अगर जल्दी से निकालना है तो भाई ये आपका x1 y1 है, ये आपके पास बेटा x2 y2 आ रहा है, ये आपके पास आपका x3 y3 आ रहा है। तो हमें पता है कि भाई x के लिए फॉर्मूला क्या होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। तो x1 की वैल्यू देखो 1 है, x2 की 2 है, और x3 की आपके पास 5 है। नीचे डिवीजन में 3 का 3। तो सिंपल तरीके से 5 और 1 6, 6 और 2 क्या बन जाएगा आपके पास 8, तो 8 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 8/3। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3। तो y1 क्या है 3 है, y2 7 है, y3 क्या है 6 है। नीचे डिवीजन में 3 का 3 आ जाएगा, 6 और 3 9, 9 और 7 क्या होता है 11। तो ये हो जाएगा सिंपल 11/3 के बराबर। तो आपके पास फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 8/3 11/3 के बराबर। तो ये आपके पास आ जाएगा आपका सेंट्रॉइड। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, मेरा सिंपल वे में सेंट्रॉइड की वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा सॉल्व हो जाएगा। भाई ये हमारे पास आज की क्लास का कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट के साथ बेटा हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 7.1 अपने मंतकी अंजाम पे पहुंचती है। आई होप कि मैंने इस टॉपिक को बहुत डिटेल में बहुत मजे से आपको बहुत तरीके से एक्सप्लेन करा। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत समझ में आया होगा। बेटा कोई भी टीचर इतनी मेहनत से नहीं पढ़ा था जितनी मेहनत से मैं आपको कवर करवा रहा होता हूँ। याद रखिएगा अगर मैंने इतनी मेहनत करी है सेंट्रॉइड के ऊपर, इन सेंटर के ऊपर, ऑर्थो सेंटर के ऊपर, सरकम सेंटर के ऊपर, तो ये एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देखोगे कि 7.2 7.3 के अंदर सरकम सेंटर का, ऑर्थो सेंटर के कॉन्सेप्ट किस तरीके से अप्लाई हो रहे होंगे। सो आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करना चाहूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। आई होप कि आपको ये तमाम के तमाम चीजें इंशाल्लाह ताला समझ में आएंगी। और लाजमी तौर पे दोस्तों के साथ लेक्चर के लिंक को शेयर करना है, और आपने लाजमी तौर पे एप्टीट्यूड के बैच को ज्वाइन करना है। एप्टीट्यूड का मेरा फर्स्ट बैच फॉर 2025 सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपकी नर्स की, फास्ट की, एनईडी की, आईबी की, लम्स की, यूईटी की, कॉमसेट्स की, दाऊद की, कराची यूनिवर्सिटी की, हर यूनिवर्सिटी की तैयारी शामिल होगी। और उस मामूली सी फीस के अंदर आपको पूरे साल तालीम दी जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो लाजमी तौर पे आपने तमाम चीज़ों को समझना है। यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। बेटा मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।